समझेंगे। थ्योरम दे रखी है आपके लिए कि प्रत्येक अवकलनीय फलन है वो सतत होता है, किंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अब समझो इसके बारे में। पहले हम क्या करेंगे, अवकलनीय लेके चलेंगे और सतत सिद्ध करना है। सातत्य की जो कौची की परिभाषा थी उसके अकॉर्डिंग दूसरी फॉर्म ये दिखाई थी हमने। अगर सतत है कोई फलन किसी बिंदु C पर, तो लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, f ऑफ C के होना चाहिए। अब इसी में अगर प्लस लगा दें तो यही बाईं सीमा हो जाती है, माइनस लगा दें तो यही दाईं सीमा हो जाती है। अगर हमने प्लस माइनस नहीं लगाया तो इसका मतलब यही इसी के अंदर ही तो बाईं सीमा है और इसी के अंदर ही दाईं सीमा है, वह बराबर है फलन के मान के बराबर। समझे कि नहीं। अब देखिए हम अवकलनीय लेके चलेंगे। अवकलनीयता की जो डेफिनेशन थी हमने दो कराई थी, याद होगा आपको। तो दूसरे नंबर यानी स्टार्टिंग में एक तो कराई थी हमने लिमिट के अकॉर्डिंग, एक कराई थी हमने एक किसी बिंदु पर। तो बिंदु पर हमने अवकलनीयता की डेफिनेशन लिखाई थी, उसको लेके चलेंगे तो आप समझेंगे। यहाँ प्रूफ समझो इसका, इसमें विलोम और है ना। तो पहले आप लेके चलोगे कि अवकलनीय फलन है, कोई फलन दे रखा है वो अवकलनीय है। माना फलन f ऑफ x बिंदु x इक्वल टू C पर, बिंदु x इक्वल टू C पर अवकलनीय है। अगर अवकलनीय है तो अवकलनीयता की डेफिनेशन क्या थी, तब C बिंदु पर अगर अवकलनीय है तो C बिंदु पर R डैश C या F डैश C लिख दो, सीधे F डैश C इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपॉन में x माइनस C। इसको नंबर 1 डाल दिया, कोई दिक्कत। देखिए हमें इतना लाने के लिए, हमें ये वैल्यू लाने के लिए अगर हम इसको इतना लेके चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C इक्वल टू 0, इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, या तो अभी ये ब्रैकेट लगाओ कर ली या मत लगाओ। ये लिमिट अभी ओनली f ऑफ x पे है, f ऑफ C को लेफ्ट साइड में ले आए तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू C। और अब इसको f ऑफ x माइनस f ऑफ C ऐसे लिख सकते हैं कि, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फंक्शन है इसी पॉइंट पे फलन की वैल्यू, यहां तो लिमिट लगेगी नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है ये तो ये x टेंड्स टू C यहां लगा हुआ है। अब देखो आप क्या है इसके अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको हमने बताया यहाँ करली ब्रैकेट में क्या f ऑफ x माइनस f ऑफ C है, कितना है f ऑफ x माइनस f ऑफ C। तो उस वैल्यू को लेके चले f ऑफ x माइनस f ऑफ C, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखो f ऑफ x माइनस f ऑफ C लिख दिया हमने वैसे ही जैसे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस समीकरण 1 से इसका कोई मतलब नहीं है, कहीं ये सोचें कि इस लाइन से ये कैसे आ गई, ये एक अलग लाइन चल लेके चल रहे हैं इसके इक्वल f ऑफ x माइनस f ऑफ C के इक्वल, तो वहां आपको समझाया है उसके अकॉर्डिंग। अब f ऑफ x माइनस f ऑफ C जो लिया है ना हमने, इस समय x माइनस C से गुणा कर दो और इतने से ही भाग दे दो, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस पे लिमिट लगाओ, वहां भी तो लिमिट ही लग रही है ना, लिमिट लगाओ दोनों साइड में, लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C इक्वल टू क्या आएगा, ये लिमिट x टेंड्स टू C, ये बनेगा f ऑफ x माइनस का f ऑफ C और अपॉन में क्या आएगा x माइनस C इनटू में x माइनस C, ये बना यहाँ लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x माइनस f ऑफ C अपॉन में x माइनस C और इनटू में लिमिट x टेंड्स टू C x माइनस C। ये क्या बना f डैश C इनटू में क्या आएगा, ये C माइनस C, ये तो f डैश C है ना एक से, क्या बना यहाँ f डैश C इनटू में ये 0 इक्वल टू 0, जैसा उधर लाना चाह रहे थे मिल गया ना।
किसके इक्वल है, लिमिट x टेंड्स टू c। अच्छा इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x पे लगाओ और यही फिर लिमिट लगाओगे x टेंड्स टू c f ऑफ c पे लगाओ, c पे लिमिट लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये तो रहा f ऑफ x माइनस f ऑफ c पे लिमिट लगाओगे तो ये तो इतना ही बनेगा f ऑफ c, समझे कि नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब देखिए इसमें इस f ऑफ c को उधर पक्षांतर कर दो तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ c। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इसका मतलब क्या हुआ, सामतत्य हो गया ना। हम कह सकते हैं अतः f ऑफ x सतत है, सामतत्य की तो डेफिनेशन है, यानी अवकलनीय फलन कैसा हो गया, सतत हो गया। अब क्या करेंगे, विलोम सिद्ध करने के लिए किसी उदाहरण का यूज करेंगे। और एक उदाहरण मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि इसको करके लाना है, पहला ही उदाहरण दिया था ना करके लिए। विलोम तय के लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक उदाहरण का यूज करेंगे। विलोम तय देखिए, विलोम तय क्या करेंगे, इसे निम्न उदाहरण से सिद्ध करेंगे। f of x इक्वल टू समझो f of x इक्वल टू कितना है, x e की पावर 1 by x ऊपर माइनस है या प्लस है, e की पावर माइनस 1 by x e की पावर 1 by x प्लस e की पावर माइनस 1 by x x नॉट इक्वल टू 0 और 0 जब x इक्वल टू 0। देखिए ये जो फंक्शन है ना, अच्छा एग्जांपल है ये, इसको सेलेक्ट इसलिए कर लिया हमने क्योंकि तुम पे भरोसा नहीं कर सकते किया या नहीं किया इसको। अब देखो इस पे ये क्या है, x इक्वल टू 0 पर सतत है किंतु अवकलनीय नहीं, सतत है किंतु अवकलनीय नहीं। देखो इसको चेक करेंगे अब कि वास्तव में ये सतत है या नहीं है 0 पर और अवकलनीय है या नहीं है। अब x इक्वल टू 0 पर निकालेंगे यहाँ f ऑफ 0 प्लस 0 यानी दाईं सीमा क्या लिखोगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या है, यहाँ x की जगह क्या लिखोगे 0 प्लस h e की पावर 1 by h माइनस e की पावर माइनस 1 by h अपॉन में e की पावर 1 by h प्लस e की पावर माइनस 1 by h। अरे 0 प्लस h लिख लो, यानी 0 प्लस h ही तो होगा। अब देखिए आप इसमें अगर आप 0 रखोगे तो 1/0 अनंत बनेगा, e की घात अनंत क्या होगा अनंत, और ऐसे ही यहाँ क्या बनेगा माइनस का 1/0 यानी अनंत आएगा, माइनस का e की घात माइनस अनंत बनेगा ना ऊपर, तो e की घात माइनस अनंत कितना होता है 0, तो यहाँ अनंत माइनस 0 और ऐसे ही यहाँ अनंत प्लस 0 बनेगा, फिर ऊपर भी अनंत नीचे भी अनंत, तो क्या हुआ अनंत अपॉन अनंत अनिर्धार रूप बनेगा। उससे बचने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये बना h, यहाँ से e की पावर h कॉमन ले रहे हैं, जैसे ही आप कॉमन लेंगे ना तो ये बनेगा एक माइनस का आएगा e की पावर माइनस का 2/h, ठीक है ना। अरे गलत तो नहीं लिख दिया, कॉमन लोगे ये, यहाँ से भी कॉमन लोगे, कॉमन जो ले रहे हैं वो कटेगा तो इसका भाग लगेगा यहाँ, तो e की पावर माइनस 1 अपॉन h है, इसका और भाग लगेगा तो e की पावर माइनस 2 अपॉन h हो जाएगा ना। ऐसे ही नीचे कितना 1 प्लस e की पावर माइनस 2 by h लगाओ, h की जगह 0, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस e की घात माइनस अनंत 0, नीचे कितना 1 प्लस 0 1/1 आया, 1 का गुणा 0 से करोगे यानी 0 गुणा 1 करने पे क्या आया 0। पहले इसको नोट करें आप,
आगे समझो इसमें आप। अब आप क्या करोगे इसमें, देखिए अभी तो आपने दाईं सीमा निकाली, अब बाईं सीमा निकालोगे ना। अरे आप बाईं सीमा निकालोगे ना, तो यहाँ f ऑफ 0 माइनस 0 करोगे तो 0 माइनस h होगा, और ये क्या आएगा यहाँ 0 माइनस h, और ये माइनस, और ये प्लस, और ये प्लस, और ये माइनस। अब यहाँ फिर से क्या करेंगे, e की पावर 1/h कॉमन लेंगे ना, तो बस थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ तो बन जाएगा, देखो e की पावर 1/h कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ये -2/h और माइनस का 1 आएगा, और यहाँ कितना बनेगा, ये बनेगा यहाँ प्लस का 1। अब क्या बनेगा ये देखिए, जैसे ही यहाँ 0 रखोगे यहाँ तो बनेगा 0 माइनस 1 और ये 0 प्लस 1, लेकिन इनटू होगा किसका, h का, h यानी 0 0 का गुणा करोगे इससे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये तो आया कितना, ये तो आ गया कितना 0। अब फलन का मान क्या है, फलन का मान देखो x बराबर 0 पे भी 0 है ना, तो देखिए इसमें तथा f ऑफ 0 इक्वल टू 0 क्या लिख सकते हो आप यहाँ, अतः f of 0 plus 0 equal to f of 0 minus 0 equal to f of 0, तब f of x equal to 0 पे कैसा हुआ, सतत है। अब आपको क्या करना है इसमें, अब करना नहीं था, इसको चेक करना है, अब करना नहीं था आपको। अब rf'0 क्या रहा, दायां गलत, इसको लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या लिखोगे यहाँ f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, यहाँ h टेंड्स टू 0। अब देखो f ऑफ 0 प्लस h का मतलब क्या रहा, जब 0 प्लस h करोगे तो इसमें जहां जहां x है उस जगह क्या रखना है आपको, 0 प्लस h। तो देखिए इस 1 अपॉन h को तो हमने यहाँ लिख दिया, f ऑफ 0 प्लस h का मतलब हुआ h e की पावर 1/h माइनस e की पावर माइनस 1/h अपॉन में कितना, e की पावर 1/h प्लस का e की पावर माइनस 1/h, और माइनस f ऑफ 0 मतलब x बराबर 0 पे फलन का मान क्या है 0। देखिए इस h, ये तो 0 है, इस h से फिर ये h कट गया ना, कट जाएगा कि नहीं, उधर 0 है इसलिए कट गया। अब देखो इसमें कॉमन ले लीजिए, e की पावर 1/h कॉमन लेकर के कैंसिल करोगे तो ये बना लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बना यहाँ 1 माइनस का e की पावर माइनस 2/h अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2/h, लिमिट लगाओगे 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, कोई दिक्कत। और क्या निकालोगे इसमें LF'0 तथा LF'0 क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस का f ऑफ 0 अपॉन में माइनस h, क्या करोगे इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1/h, अब 0 माइनस h करोगे ना, इसमें जहां जहां x है उसकी जगह माइनस h करना है ना, 0 माइनस h यानी माइनस h, तो कितना बना ये बनेगा यहाँ माइनस का h e की पावर माइनस 1/h और माइनस का e की पावर प्लस 1/h और फिर e की पावर माइनस 1/h प्लस e की पावर 1/h, और माइनस f ऑफ 0 क्या है 0, क्या आएगा ये इस माइनस h से ये कट जाएगा ना, और ये e की पावर 1/h कॉमन लेंगे कट जाएंगे, ये 0 रखोगे ये 0 आएगा, माइनस 1 अपॉन में 0 प्लस 1 तो क्या आएगा माइनस 1 आया, तो ये बना माइनस का 1। क्या लिख सकते हो आप, कहते हैं RF'0 नॉट इक्वल टू LF'0। कहते हैं RF'0 नॉट इक्वल टू LF'0, तब f ऑफ x सतत है किंतु क्या नहीं है, अब करणीय नहीं है, नोट करो।
सवाल कितने कर लिया आपने इसमें एग्जाम्पल वगैरह? ये मीटिंग बंद करो और अपना काम करो। ये हो गया ये। देखिए इस चैप्टर में केवल 3 थ्योरम है, एक आपको करा दी गई है, सॉरी 3 नहीं रहेंगी, 3 इधर 2 और 5 थ्योरम है टोटल 5 थ्योरम है। उनमें से एक आपकी हो गई है, अभी कितनी बची है? अरे अभी आपके लिए 4 थ्योरम और बची हैं, उनमें से एक डार्बो प्रमेय के नाम से एक प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आती रहती है पेपर में, अगले टर्म में उसका ही नंबर रहेगा। डार्बो जो प्रमेय उसको घर पे पढ़ के आओगे कम से कम 2 बार, और उससे पहले एक नोट दे रखा है, नोट पॉइंट बी, ए और बी है लेकिन बी पढ़ के आओगे, एक तो नोट पॉइंट पढ़ के आओगे बी, नोट पॉइंट है ना बी, एक तो इसको पढ़ोगे। इसी के साथ साथ
इसी के साथ साथ आपको डार्बो प्रमेय है, ये पढ़ के आनी है, पेपर में आएगी इस बार एक्सेप्ट डार्बो। देख लिया ना, उससे पहले एक नोट पॉइंट लिखा है ना, उस नोट पॉइंट को लिख लो आप, जैसा उसमें नोट लिखा हुआ है वैसे के वैसे आप अपनी कॉपी पे छाप देना। हाँ, जो टिप्पणी लिखी हुई है और या फिर हम लिखा देते हैं यहाँ, समझे? ध्यान देना भाई, अगर अपने पास ए बी इंटरवल है, ओपन लिख दो या क्लोज की बात करें, क्लोज इंटरवल ए बी है, इस पर अगर एफ डैश ए विद्यमान है, इस क्लोज इंटरवल ए बी में देखो पॉइंट नंबर 1, यदि एफ डैश ए विद्यमान है तो ए का दायां प्रतिवेश ए कॉमा ए प्लस डेल्टा विद्यमान होगा, ताकि इस प्रकार विद्यमान होगा, ताकि ए कॉमा ए प्लस डेल्टा implies f of x ग्रेटर देन, यानी ये लिखें x बिलोंग्स टू a कॉमा a प्लस डेल्टा, तो यहाँ f of x ग्रेटर देन f of a, दूसरी कंडीशन यहाँ f of x ग्रेटर देन f of a यदि f डैश a ग्रेटर देन 0, ये हो गई निरंतर वर्तमान की कंडीशन, लिख सकते हो आप निरंतर एक टेस्ट वर्तमान। दूसरा है इसमें f of x लेस देन f of a, यदि f डैश a लेस देन 0, तो ये हो गई निरंतर एक टेस्ट राशमान। दूसरा पॉइंट देखो, यदि f डैश b विद्यमान है तो x इक्वल टू b का एक वाया प्रतिवेश b का वाया प्रतिवेश की बात कर रहे हैं ना, तो इधर b और y की बात कर रहे हैं तो b माइनस डेल्टा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि ताकि x belongs to b minus delta comma b implies f of x
लेस देन एफ ऑफ बी यदि एफ डैश बी ग्रेटर देन 0। अगर ये कंडीशन आ जाए तो निरंतर एकदिष्ट वर्धमान और दूसरी है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ ऑफ बी यदि एफ डैश बी लेस देन 0। इसका मतलब निरंतर एकदिष्ट राशि। इसको नोट कर दो, पहले कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो करो इसको नोट, फिर हम बताएंगे इसमें कुछ। सुनिए अब इसमें ध्यान देंगे सभी। देखिए सबसे पहले ये जैसे ए और बी है ना पॉइंट, इसमें लिखा है एफ डैश ए विद्यमान है। एफ डैश ए का विद्यमान होना तभी विद्यमान हो पाएगा अगर ए पर ये जैसे ए पॉइंट है,
और इधर बी पॉइंट है, तो इसमें ए पर एफ डैश विद्यमान है, इसका मतलब है कि फलन का अवकलज विद्यमान है ए पर। तो यानी ए के आप लेफ्ट साइड में तो निकाल नहीं सकते, मतलब बायां अवकलज तो निकाल नहीं सकते, दायां अवकलज निकालोगे, ठीक है ना। तो दायां अवकलज निकालोगे मतलब ए के दाईं साइड जाओगे, दाईं साइड जाने का मतलब है कि जैसे ये ए है और इधर जाओगे तो ये इसका दायां प्रतिवेश हो जाएगा ना, a, a प्लस डेल्टा। अब इसमें कोई बिंदु हो इस दाएं प्रतिवेश में, यहाँ कोई बिंदु है x, क्या है बिंदु x। ये बताइए, सबसे पहले मैंने आपको वर्तमान राशमान के लिए दिखाया था, जिनको नहीं पता है तो वो इन दोनों को दोबारा से पढ़ के आओगे, जो मैंने लिखा दिया है वहां वर्तमान राशमान, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा आपको तो फिर थ्योरम समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। कौन सी डार्विन, समझे कि नहीं। तो यहाँ देखो, अगर कोई पॉइंट x है इसमें, इस अंतराल में a और a प्लस डेल्टा के बीच में कोई पॉइंट x है, तो देखिए हमने कंडीशन लिखाई है, अगर f ऑफ x का मान f ऑफ a से, यानी ये कह रहे हैं f डैश a 0 से बड़ा है, f डैश a 0 से बड़ा है, यानी a पर f डैश a 0 से बड़ा है, इसका मतलब वर्तमान, इसका मतलब होता है अगर f डैश a 0 से बड़ा है, इसका मतलब हुआ कि वर्तमान है a पर कैसा है वर्तमान। वर्तमान a का मतलब है कि आगे जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे फलन का मान बढ़ेगा, तो मतलब इस a पर जो फलन का मान है और x पे जो फलन का मान है वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। अब देखो यही लिखा हुआ है f ऑफ a लेस देन f ऑफ x, f ऑफ a लेस देन f ऑफ x, अर्थात f ऑफ x बड़ा है f ऑफ a से। अगर ये f डैश से 0 से बड़ा है तो वर्तमान, और लेस देन 0 है तो कैसा हुआ है राशमान। राशमान में क्या होता है, ये चिन्ह बदल जाता है यहाँ, तो वही बदला हुआ है। ऐसे ही क्या है इसमें, ये जो बी पॉइंट है ना, अब मुझे एक बात बताइए, अपने पास इंटरवल ए भी है ना, ये तो ए बी इंटरवल के आप दाईं साइड में तो जा नहीं सकते, लेफ्ट साइड में ही आओगे ना, राइट साइड तो जाओगे नहीं, लेफ्ट साइड आओगे तो बी के लेफ्ट में आओगे तो बी से कुछ घटेगा, घटेगा तो बी माइनस डेल्टा कर दें, बी माइनस डेल्टा कर दें, इसको यहाँ ऐसे लिख दें, ये यहाँ बी है तो ये कितना बी माइनस डेल्टा, तो कितना बन गया बी माइनस डेल्टा कॉमा बी। इसमें देखना f डैश b कैसा है, ग्रेटर देन 0, f डैश b कैसा है, ये ग्रेटर देन 0, इसका मतलब b पर कैसा हुआ वर्तमान हुआ, और अगर b पे वर्तमान हुआ तो मतलब आगे चलने पे मान बढ़ेगा, अगर आगे चलने पे मान बढ़ेगा तो इधर पीछे आओगे ना, x यहाँ इनके बीच में, तो ये बताओ कैसा है फलन, वर्तमान है ना, तो वर्तमान है फलन, तो ऐसी कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी। देखो x का मान छोटा होगा, b की तरफ चलोगे तो बढ़ेगा, तो b पे मान बढ़ा है, अरे यही तो लिखा है f डैश b ग्रेटर देन 0, इसका मतलब फलन कैसा है वर्तमान, वर्तमान है, तो x इनके बीच में पॉइंट होता है, तो इसका मतलब हुआ जैसे जैसे आप b माइनस डेल्टा से b की तरफ बढ़ोगे ना वैसे वैसे मान बढ़ता जाएगा। तो देखो अगर x यहाँ है तो x को और b पे फलन क्या होंगे, x में जो फलन का मान है वो b से कैसा होगा छोटा, तो यही लिखा है देखो, दूसरा इसका उल्टा है, ठीक है ना। ये नोट पॉइंट दिए कहते हैं बस, अगर ये नोट पॉइंट आपसे आते हैं तो जो थ्योरम है डार्बो वाली वो हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो इस नोट पॉइंट को पढ़ करके डार्बो थ्योरम को आप पढ़ोगे घर पे कम से कम 2 बार, कितनी बार, 2 बार। अगर किसी ने 2 बार नहीं पढ़ी तो समझ लो 5 नंबर का नुकसान है आपका। हाँ क्वेश्चन रह रहे हैं कुछ या नहीं रह रहे हैं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा, sin x sin c माइनस sin t का फॉर्मूला लगेगा, लगाया था या नहीं लगाया, अरे आपने लिखा होगा sin c प्लस h माइनस sin c अपॉन में h, तो ये बताओ sin c माइनस sin t लगाया या नहीं लगाया, तो लगेगा ही। ऐसे नहीं कर सकते कि 5 नंबर या एग्जाम से हॉस्पिटल डीएल हॉस्पिटल से वो तब लगाते हैं डीएलएच
जब 0.0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा हो, तो अगर उसको उसमें लगाओगे तो क्या है, चेक कर लेते हैं। 10वें का आंसर दे देना, बस गलत तो नहीं है, बाकी का तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नहीं आए आपसे उनको बता देना।